आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। इन 4 दिनों में धारा ने विवान के नाक में दम कर रखा था। कहीं भी उसे चैन से रहने नहीं देती थी। उसका मानना था कि अपनी बदमाशियों से और हर वक्त अपनी प्रेजेंस से वो विवान को अपने प्यार का एहसास करा सकती है। मतलब इनके तो अलग हैं फंडे हैं भाई। धारा कभी अब रोज सुबह उठकर आकर विवान के साथ में जिम जाती, वहाँ अपनी एक्सरसाइज करके बाकी टाइम विवान को घूरती रहती। विवान के लिए कपड़े सिलेक्ट करना, उसकी हर छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ऑफिस टाइम में जाकर उसे परेशान करना, घर पर कभी ज़बरदस्ती उसके अपने बालों में तेल लगवाना और खुद ज़बरदस्ती उसे सर की मालिश करना, उसके टीस करना, फ्लर्ट करना और भी न जाने कितने सारे हरकतों करती रहती वो दिन भर। उसका उल्टा कभी धारा की बेचकानी आदतों से प्यार आना, कभी चिढ़ जाना और कभी उसे डांट देना, ये सब विवान की आदत हो गई थी। ऐसे ही जा रहे थे रोज। विवान अपने ऑफिस में किसी काम की में बिजी था। धारा दोपहर में विवान के लिए लॉन्च लेकर ऑफिस पहुंची, जहां विवान अपनी सेक्रेटरी को आज का बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग फाइल के लिए उसे कुछ समझा रहा था। उसके जाने के बाद धारा ने विवान से कहा, लंच टाइम हो गया है विवान, चलो खाना खा लो। विवान, नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। धारा, बिना तुम्हें खिलाए कहीं नहीं जाऊंगी मैं। विवान लाचारी से धारा को देखता है तो धारा ने उसे इशारे से सोफे पर बैठाने को कहती है। विवान भी चुपचाप उठकर सोफे पर बैठ गया। धारा ने उसका खाना निकाला। विवान ने पूछा, तुमने खाया कि बस मुझे ही खिलाने आ गई? धारा, अभी तो नहीं खाया, जाकर खा लूंगी। विवान ने पहली बार धारा को खिलाई। धारा तो मानो आसमानों की सैर पर निकल गई। विवान ने उसी धरती पर पटकते हुए बोला, अब मैं नहीं देने वाला, घर जाकर सबसे पहले खाना खा लेना। धारा मुंह बनाए बस उसका चेहरा देखने लगी। अगले ही पल उसके शैतानी दिमाग में शैतानी आत्मा जागृत हो गई। विवान के ध्यान अपने खाने के साथ साथ फोन पर किसी मेल को चेक करने पर था। उसी का फायदा उठाकर धारा ने अभी 1.5 घंटे में होने वाली इम्पोर्टेंट मीटिंग की फाइल छुपा दी। उसके बाद विवान के बगल आकर शांति से पेन फोन में लग गई। खाना खाने के बाद विवान को वो फाइल चेक करना था। जब विवान वो फाइल लेने गया तो फाइल वहाँ से नदारद थी। विवान तुरंत समझ गया कि ये काम धारा के ही है। विवान, धारा क्या हुआ, इतना भड़क क्यों रहे हो? विवान, फाइल वापस करो मेरी। धारा अनजान बनते हुए, कौन सी फाइल? विवान, वही फाइल जो तुमने गायब की है। धारा, तुम्हें क्या मैं चोर दिख रही हूँ या कोई गिरने पर जो तुम्हारी फाइल गायब करूँगी? विवान, देखो धारा, अभी 1.5 घंटे में मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे वो फाइल चाहिए। प्लीज़ वो फाइल वापस कर दो। धारा विवान को परेशान होता देख मन में मन खुश हो रही थी। उसने सोचा, मीटिंग तो अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर और परेशान करूँगी तब दे दूँगी फाइल में। धारा, मैंने कहा ना मैंने नहीं ली कोई फाइल। विवान को भी लगा शायद वो सच बोल रही है और अभी तो उसने अच्छे से चेक नहीं किया था अपने आसपास। तो विवान ने भी बिना कुछ बोले फाइल खोजने लगा। लगभग 10 मिनट खोजने के बाद जब फाइल नहीं मिली तब वो फिर धारा के पास आया। विवान अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। विवान, धारा फाइल वापस कर दो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे। धारा, जब मैंने कह दिया मैंने कोई फाइल नहीं ली तो क्या वो मुझसे पूछ रहे हो? और जाकर फिर से एक बार चेक करो, शायद मिल जाए। विवान फिर से बिना कुछ बोले फाइल ढूंढने लगा। 2-3 बार खोजने पर जब फाइल नहीं मिली तो विवान ने वहां रखा पेपर वेट उठाकर जमीन पर पटक दिया। विवान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। अब धारा को भी डर लगने लगा था कि अगर उसने ये कहा कि फाइल उसने ली थी तो आज विवान पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। फिर अपने मन में सोचते हुए बोली, धारा बेटा, तू तो गई आज, सोते हुए शेर को जगा दिया तूने। वैसे भी इतने दिन से बेचारा तुझे झेल रहा है, आज तो तूने हद कर दी है। खैर कोई नहीं, अब जब ओखिले में सर दे ही दिया है तो कूटने के लिए तैयार हो जा। धारा अपने धीरे कदमों से फाइल अपने पीछे छुपाई विवान के पास गई, जो भी लालुए चेहरे के साथ कुर्सी पर सर टिकाए आंखें बंद किए लेटा था। धारा ने धीरे से कहा, सुनो,
विवान, धारा प्लीज, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, कोई बकवास नहीं करनी मुझे। धारा, वो मैं ये कह रही थी, तुम्हारी फाइल ये रही। विवान झटके से अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो गया। उसने देखा धारा हाथ में फाइल लिए विवान को देख रही थी। विवान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ये फाइल तुमने ली थी? धारा ने हाँ में गर्दन हिलाई। बस फिर क्या था? विवान गुस्सा झटके से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने धारा के हाथ से फाइल छीनकर टेबल पर लगभग पटक दिया, जिसे धारा चिउक कर 2 कदम पीछे हो गई। अब विवान गुस्से में धारा की तरफ बढ़ा और गुस्से में उसके कंधे पकड़कर दीवार पर लगाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या धारा? इतनी देर से मैं इस फाइल के लिए मरे जा रहा था, खोज खोज कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था और तुम वहाँ बैठकर मजे ले रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते वक्त? तुम्हें पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये मेरे लिए, और यहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तुम्हारे हिसाब से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो अब क्या तुम बदला लोगी मुझसे? धारा कुछ बोल नहीं रही थी, वह बस आंखें झुकाए विवान की बातें सुन रही थी। आखिरी लाइन सुनकर उसने अपनी आंखें उठाई और विवान को देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त मैं परेशान। तभी विवान ने धारा को घुमाकर सोफे पर पटक दिया और गुस्से में बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा से मेरे पास भी आने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। धारा बेचारी अपने आंसू लिए केबिन से बाहर आ गई, खुद को नॉर्मल करके वहां से चली गई। उसके जाते ही विवान ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसके बाद खुद से ही बोला, क्यों मजबूर करती हो डांटने पर धारा तुम मुझे? कितना समझाऊं मैं तुम्हें? नहीं अच्छा लगता तुम पर गुस्सा करना मुझे, पर फिर भी कुछ ना कुछ काम ऐसा कर ही देती हो, गुस्सा आ जाती है मुझे। कुछ देर बाद वह समुद्र के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। उसे लगा था कि विवान बस थोड़ा सा गुस्सा होगा। आज पहली बार धारा ने विवान को इतना सीरियसली गुस्सा होते देखा था, इसलिए धारा को रोना आ रहा था। धारा को अब यह यकीन हो गया था कि विवान के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसीलिए उसने अब खुद से कहा कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। कुछ देर धारा वहीं बैठी रही, उसके बाद वो स्टेशन की ओर चली गई। वहां जाकर उसने कांस्टेबल से कहा, जब तक मैं ना कहूँ मेरे केबिन में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीधा वो अपने केबिन में जाकर सामने रखे कंप्यूटर में कुछ करने लगती है। कुछ ही देर में उसके पास उस लड़की का फोन आता है जिसे धारा ने काम पर लगाया था। धारा, कहो क्या खबर है? लड़की, वो लोग आज रात इसी फार्म हाउस में आएंगे अपनी डील के लिए। धारा, तो क्या इस वक्त वहाँ कोई नहीं है? लड़की, नहीं, सारे लोग बाहर हैं, सुरक्षा की तैयारियां में लगे हैं। धारा, ओह, टाइमिंग क्या होगी? लड़की, रात के लगभग 1:30 बजे तक यहाँ हाजिर होंगे और 4 बजे तक वापस लौट जाएंगे। धारा, लड़कियाँ कितनी है? लड़की, लगभग 20। धारा, कुछ अंदाजा है या कितने कुत्ते हैं इन लोगों के पास? लड़की, नहीं, पर फिर भी 30 से ज़्यादा, और जो उन लोगों के साथ आएंगे वो अलग। धारा, ठीक है, मेरे पास मैसेज करना जब वो लोग आ जाए तो, और ध्यान से किसी को कोई शक ना हो। हाइपर बिल्कुल मत होना, नॉर्मल लड़की जैसे बिहेव करना, ओके? लड़की, यस मैम। धारा फोन रखकर कुछ सोचने लगती है। धारा कुछ सोचने के बाद उठी और ऋतु को लेकर सम्यक की केबिन में चली गई। वहां उसने अभी जो भी इंफॉर्मेशन मिली सब सम्यक को बता देती। सम्यक ने कहा, हमने अपने सारे ऑफिसर को बताना पड़ेगा। आदर्श और अभी को बुला लो उनकी टीम के साथ, और मैं बाकियों को देखता हूँ। धारा, हम तुम्हें केबिन से बाहर मिलेंगे, वही आ जाना। सम्यक, ठीक है। कुछ ही देर में आदर्श अभी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। सम्यक बाहर आकर सबको कुछ प्लानिंग बनाता है और लास्ट में सबसे कहता है, तो ऑफिसर कुछ भी हो जाए, कोई भी आदमी हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये सुनहरा मौका है, अगर इस बार निकल गया तो हम हाथ पे हाथ रख कर रह जाएंगे। शाम को सब लोग तैयार रहना, उम्मीद है कि कोई गलती किसी से नहीं होगी। सभी लोग एक साथ, यस सर। उसके बाद सभी लोग रात की तैयारियों में जुट जाते हैं। सभी लोग अपनी जी जान से जुटे थे। आखिर उन लड़की ब्लैक सैंडो के साथ जो होने वाली थी। ऋतु और सम्यक लगभग 5 बजे ही घर चले गए थे, लेकिन धारा नहीं गई। पहली बात तो वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थी, और दूसरी बात, उसे विवान से इतनी बुरी तरीके से डांटा था तो गुस्सा भी थी वो। शाम को लगभग 7:30 बजे धारा जब वापस आई तो अभी सभी लोग उसका हॉल में बैठे वेट कर रहे थे। आते हैं सवाल का बौछार हो गई उस पर। दिव्या जी, बेटा
कहाँ रह गई थी? विश्वजीत, जी हाँ बेटा, हम फोन कर रहे थे, तुमने उठाया भी नहीं। सम्यक, धारा, मैंने कहा था ना जल्दी आ जाना घर, फिर भी लेट कर दिया तुमने, सब कितने परेशान हो गए थे। अरे हाँ भाभी, आपको बता देना था, काम कम से कम आप कब तक आएंगी? विवान जो शाम लगभग 6 बजे घर आ गया था धारा को मनाने के लिए, वह अब भी वैसे ही बेटा धारा को जवाब का इंतजार कर रहा था। धारा ने जब उसे बोलते नहीं देखा तो मन में बोला, जिसको परेशान होना था वो तो हुआ है नहीं, बाकी लोगों को अलग से घर सर पर उठा लिया। अब क्या बहाना बनाऊं मैं? कुछ सोचने के बाद उसने कहा, वो मम्मी जी, गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो उसी वजह से लेट हो गई मैं। और पापा जी, जब आपने फ़ोन किया था तब मैं बिजी थी, बाद में जब देखा तब तक बैटरी लो हो गई, जिस वजह से फ़ोन नहीं किया मैंने। दिव्या जी, कोई नहीं बात नहीं बेटा, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। धारा, जी मम्मी। इतना बोलकर वो सीधे रूम में चली गई। कुछ देर बाद विवान भी वहां से उठकर रूम में चला गया। उसे ऐसे जाते देख आर्या ने कहा, भाई विवान भाई भाभी का वाट लगाने जा रहे हैं क्या? सम्यक, मुझे क्या पता, सीधे मुंह तो बात हुई नहीं कभी इन लोगों की। भाई डांट भी देंगे तो धारा उल्टा उन पर चढ़ जाएगी राशन पानी लिए। आर्या, हाँ ये तो सही कही आपने, वैसे आपका क्या हाल है? सम्यक हैरानी से आर्या को देखकर, मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। आर्या, अरे मतलब छोटी भाभी कब आएगी? सम्यक को, छोटी भाभी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगा, अभी बता दे रहा हूँ। धारा अभी वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करके और हाथ मुंह धोकर बाहर आई है थी। इतने में विवान रूम से आकर दरवाजा लॉक करके धारा से पूछता है, नीचे तुमने जो कहा वो सच था? धारा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो विवान फिर से बोल पड़ा, बताओ धारा, जो तुमने सभी को नीचे बताया वो क्या सच था? धारा, जिसका दिल विवान के मुंह से अपना नाम सुनकर झूम उठा था, फिर भी उसने खुद को नियंत्रित कर बोला, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। विवान, ये क्या बात हुई, मुझे सीधे से जवाब दो। धारा, और ना दूं तो? विवान शरारती मुस्कान लिए, तो मुझे और भी तरीके आते हैं। धारा ने जब उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी तो थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर भी अपनी बातों को अडिग होकर बोली, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। उसके बाद धारा विवान को इग्नोर करके बेड पर बैठकर अपने फ़ोन में घुस गई। विवान अभी भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। वह एक झटके से धारा के पास आया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक साइड में रख दिया और धारा के दोनों हाथों को पकड़कर धारा के साइड में दबा दिया और धारा के ऊपर होकर बोला, अभी भी नहीं बताओगी धारा? धारा गुस्से में आंखें दिखाकर बोली, बिल्कुल नहीं, दूर हटो मुझसे। विवान ने 2-3 बार पूछा पर जवाब नहीं मिला। तुम्हें नहीं बताऊंगी। आखिर थकाकर विवान ने वही धारा के कंधे पर ही अपना सर रख दिया और एक गहरी सांस छोड़ी जो सीधा धारा के गर्दन पर पड़ी और बोला, इतनी जिद्दी क्यों हो धारा तुम? धारा के शरीर में मानो कोई बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी मुठियां भींच ली। उसने अपनी धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, विवान प्लीज दूर हटो मुझसे, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। विवान, जो अभी भी उसे आस्था में लेटा कुछ सोच रहा था, उसने कहा, मैं हटूंगा लेकिन एक शर्त पर। धारा, मुझसे ये सवाल मत करना कि मैं क्या कही थी या जो मैंने नीचे बताया वो सच था या नहीं। विवान, ओके। धारा, ठीक है बताओ। विवान, ऐसे नहीं, आंखें बंद करो अपनी। धारा ने एक गहरी नज़र विवान के चेहरे पर डाली तो विवान ने कहा, मैं कुछ करूँगा नहीं, बस आंखें बंद करो। धारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद विवान धारा की आंखों पर हल्के से किस किया तो धारा ने अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन विवान ने अपने हाथों से आंखें बंद करके उसके कान के पास आकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोपहर की बात से नाराज हो मुझसे। गुस्से में मैंने जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। इतना बोलकर विवान ने एक बार फिर से धारा के माथे पर किस किया। इधर धारा की तो हालत खराब हो रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विवान ऐसा कुछ करेगा। उसकी सांसों उसके बस से बाहर थी। दिल तेजी से धड़क रहा था।
जिसकी आवाज़ विवान के कानों तक भी जा रही थी। विवान के गरज सांसों से धारा के कानों से लगाकर एक अलग है एहसास पैदा कर रही थी। उन सभी को धारा की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। विवान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका दिल तो मानो अभी बाहर आ जाए। धारा के पास होने के एहसास उसे धीरे धीरे मदहोश कर रहा था। खुद पर नियंत्रण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने धारा से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अगर पसंद आए तो रख लेना, वरना फेंक देना। उसके बाद विवान उठकर सीधा अपनी अलमारी से फूलों से सजे सुंदर सी चॉकलेट से भरी टोकरी थी, जिसमें कई तरह के चॉकलेट थे, वो लाकर धारा के बगल में रख दिया और सीधे वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद धारा उठकर बैठ गई। अब तक वह बस अपना मुंह ढककर लेटी ही थी। अब तक जो कुछ हुआ उसे सोचकर धारा के चेहरे पर अनायासा ही हाय की लाली के साथ एक प्यारी सी मुस्कान अपनी जगह बना ली थी। वहीं वॉशरूम में विवान शावर के नीचे खड़े होकर खुद को शांत करने की पूरी कोशिश में लगा था। उसने खुद से ही कहा, डर लगता है धारा तुम्हारे पास आने से। कहीं कुछ ऐसा ना कर जाओ कि तुम्हारी हर्ट हो। नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। बस अब तुम कुछ ऐसा मत करना कि मुझे तुम्हें मनाने के लिए फिर से ऐसी हरकतें करनी पड़े। पता नहीं माननी भी होगी या नहीं। धारा ने जब वो चॉकलेट देखी तो खुशी से उछलते हुए बोली, अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट, इसे तो मैं अगले 7 जन्म तक ना फेंकूं। उसने उसमें से एक चॉकलेट उठाई और बाकी सारी अपनी अलमारी में रखकर नीचे चली गई। चाय पीने के बाद धारा खाने की तैयारी के लिए किचन में चली गई। कुछ देर बाद विवान भी नीचे आकर सभी के साथ थोड़ी मस्ती करने लगा। आर्या, समक, विवान तीनों किसी छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे और साथ में हंस भी रहे थे। उस वक्त विवान की हंसी इतनी प्यारी थी कि धारा ने ना चाहते हुए भी उसको देख रही थी। दिव्या जी, जो धारा के ही साथ थी, आज इतने दिन बाद दोनों एक साथ इतनी मस्ती कर रहे थे। आज इतने दिन बाद तीनों एक साथ इतनी मस्ती कर रहे थे, वरना इन्हें अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती। धारा को खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। रात के खाने के बाद सभी लोग अपने रूम में चले गए। धारा तो विवान से पहले ही आकर बेड पर सोने का नाटक करने लगी थी। विवान जब आया तो उसे लगा धारा सो गई है। उसने धारा को चादर उड़ाई और चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसके माथे पर हल्का किस करके थोड़ी दूरी बनाकर सो गया। लगभग 1 बजे धारा को फोन पर मैसेज आया, जिसका इंतजार धारा काफी टाइम से कर रही थी। मैसेज पढ़ने पर धारा ने पहले तो सम्यक, ऋतु और आदर्श को अभी को मैसेज किया। उसके बाद फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके खिड़की से गार्डन में होती हुई घर से बाहर हो ली। कुछ देर बाद मुंबई में किसी पहाड़ी के पास बने एक फार्म हाउस में 3 ब्रांडेड गाड़ियां, जिसमें से एक नेता की, दूसरी उस ड्रग और लड़कियों की ड्रिलर की और तीसरी डीजीपी की, उनके तीनों के साथ लगभग 15 बॉडीगार्ड्स। वहीं कुछ दूरी पर अंधेरे में धारा अपनी टीम को फाइनल कर में सबको अपनी प्लानिंग समझाती है और ब्लैक शैडो में आने के बाद उस फार्म हाउस को एंटर करने को कहती है। कुछ देर में जब वो तीनों अंदर आए तो एक और गाड़ी सामने आकर रुकी, जिसमें से ब्लैक शैडो बाहर आया। उसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अपने चेहरे पर भी काले रंग का मास्क और सर पर काले रंग की टोपी लगाई हुई थी। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी की आदमी था वो। वहीं धारा की टीम भी कुछ कम नहीं थी। धारा ने व्हाइट रंग की टी शर्ट के साथ काली जैकेट, चेहरे पर मास्क, ब्लैक जीन्स, उसमें एक तरफ राखी हुई उसकी गन और व्हाइट स्पोर्ट्स शूज, ऐसे कुछ ही कपड़े बाकियों ने भी पहने थे। लगभग 15 मिनट बाद धारा सभी के साथ अंदर जाने को तैयार हुई। सबने अपनी अपनी पोजीशन ली और सबसे पहले वहां खड़े गार्ड्स को पिन से छूट किया, जिसे बेहोश होने के कुछ दवा लगी हुई थी।
2 मिनट में वहां से सारे गार्ड बेहोश हो चुके थे। दबे कदमों में सभी लोग अलग अलग दिशा में उस फार्म हाउस में दाखिल हो चुके थे। वही हॉल में सारे लोग बैठे अपने डील्स के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। सारी लड़कियां उनके सामने खड़ी थी और उनके सामने वो आदमी जो उन लड़कियों को का सौदा करने आया था, वो उन लोगों को बड़ी ही हवस भरी नजरों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर हैवानियत का मुस्कान छाई हुई थी। धारा और सम्यक कंपनी टीम के साथ उस हॉल में सबसे नजरें बचाकर जा चुके थे। अब बस देरी थी तो उन लोगों को पकड़कर उन लड़कियों को बचाने की। धारा की टीम में कई भी मेंबर कोई हरकत करता, उससे पहले ही धारा ने अपने कानों में लगे छोटे से ब्लूटूथ की हेल्प से अपने एक आदमी से वहां की लाइट्स कुछ पल के लिए कटवा दी और अंधेरे का फायदा उठाकर सभी लोग उन आदमियों के पास जाकर उन पर गन ताने खड़े हो चुके थे। लाइट वापस आते ही वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। धारा ब्लैक सैंडो पर, सम्यक डीजीपी पर, ऋतु उस नेता पर, अभिक उस ड्रग और लड़कियों का सौदागर पर गन ताने खड़े थे और आदर्श उन लड़कियों के हाथ और मुंह की पट्टी हटाने में व्यस्त हो गया। बाकी सारे मेंबर्स, बाकी बच्चे गार्ड्स से लड़ने में व्यस्त थे। ब्लैक सैंडो ने अपने जैकेट से कुछ निकालना चाहा तो धारा ने टोकते हुए कहा, ऐसी गलती कभी मत करना मिस्टर ब्लैक सैंडो, वरना सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उस पार होगी। ब्लैक सैंडो, ए लड़की, तू जो कोई भी है, तू जिंदा नहीं बचेगी आज। जिसने भी आज तक मुझे पकड़ने की कोशिश की है उन सबको सूरधाम मैंने पहुंचाया है। ना तो मैं किसी के हाथ आया हूँ और ना ही अब आऊंगा। धारा टेढ़ी मुस्कान के साथ, हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरा भी आ ही गया। इस गलतफहमी में मत रह कि तुझे यहाँ कोई बचाने आएगा। ब्लैक शैडो, बहुत गलत कर रही है तू, पछताएगी। धारा गुस्से में पीछे से ही उसका कॉलर पकड़कर उसके पीठ में एक जोरदार गुस्सा जड़ देती है और कहती है, तू मुझे बताएगा कि क्या गलत है और सही। तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि साथ पुश्त याद करेगा तेरी कि किससे पाला पड़ा था तेरा। डीजीपी की तो बोली नहीं निकल रही थी, क्योंकि अगर उसने एक शब्द भी बिना पूछे बोला तो सम्यक और धारा उसका क्या हाल करेंगे उसे खुद नहीं पता था। लेकिन वो नेता जो अब शांत होकर सारी चीजें देख रहा था, अचानक से तुनक कर बोला, ए लड़की, देख, बात को आगे मत बढ़ा। तू चाहे तो इस डील का आधा हिस्सा हम तुझे दे देंगे, लेकिन तू हम लोगों को छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा और तेरे साथियों का भी। धारा ने ऋतु को कुछ इशारा किया तो ऋतु ने अपनी एक लात उसे नेता के पीठ पर धर दी, जिससे वो संभल नहीं पाया और मुंह के बल नीचे गिर गया। तो धारा बोली, रिश्वत लेना हमारे खून में नहीं है और गलत हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तू सोचा भी कैसे कि हम तेरे इस काले धंधे का एक भी पैसा लेंगे? साले कमीने, जनता को लूटने वाले, अगर अभी अपना मुंह नहीं बंद किया तो कुत्ते की तरह धो दिया जाएगा यहीं। अभी जल्दी से हथकड़ी ला यार, ये लोग कुछ ज्यादा उछल रहे हैं। अभी जैसे ही आगे बढ़ता है तो 2-3 गार्ड्स धारा के टीम मेंबर्स के लिए सामने आ खड़े हुए। उनसे एक बोला, अगर इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो सब अपने हथियार नीचे रख दो, अभी के अभी। धारा ने पहले तो मना किया, लेकिन अब गार्ड्स को एक गोली में फायर की तो धारा के तो सांसों मानो अटक गई हो। उसने कहा, ठीक है, हम रख देते हैं अपने हथियार, लेकिन तुम उन लोगों को कुछ नहीं करोगे। धारा धीरे धीरे अपनी गन नीचे करने लगी। उतने ही में ब्लैक सैंडो नेता और डीजीपी तीनों अपनी अपनी गन निकालकर सम्यक धारा और ऋतु पर तान दिया। तभी धारा ने अपनी उंगलियों से कुछ इशारा किया तो मेंबर्स अब तक अपने चुंगल में थे। उन्होंने अचानक से अपने हाथों को कोहिनी से एक जोरदार वार उन बॉडीगार्ड्स पर किया, जिससे उन हाथों में गन छूट गई। उसका फायदा उठाकर सम्यक धारा और ऋतु ने भी एक अपनी अपनी गन्स उठाई और बस सभी तरफ फायरिंग शुरू हो गई।
बचते बचाते नैताब निकलने को हुए तो धारा ने ऋतु को उसके पीछे लगा दिया और बोली, टारगेट छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। कुछ देर में डीजीपी को भी गोलियां खत्म हो गई तो उसने भी भागने में अपनी भलाई समझी। उसके पीछे सम्यक लग गया। अब ब्लैक सैंडो ने भी जी जान लगा दी थी धारा को चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन नाकामयाब रहा। उसने खुद से कहा, कौन है ये लोग? इतने साथी इतनी आसानी से अपनी पहचान नहीं बता सकते इन्हें। मेरा भी यहाँ से चले जाना बेहतर है। वो भी वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा। धारा भी अपनी बाइक से उसके पीछे लग गई। जब ब्लैक सैंडो ने धारा को अकेले बिना आते देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी गाड़ी पहाड़ी की ओर मोड़ ली। धारा भी उसके पीछे वहां पहुंची। जब वो वहां गई तो ब्लैक सैंडो ने गाड़ी ही नजर आई। धारा अपने हाथों को गन लिए उसके चारों तरफ ढूंढने लगी। तभी पीछे से उसके सर पर किसी ने डंडे से वार कर दिया। कुछ पल को तो धारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। धारा भी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। इधर भी बांचो अभी कुछ देर पहले चैन की नींद सो रहा था। उसे लगा मानो उसकी सांसें अटक गई हो। वह फौरन उठकर लंबी सांसें भरने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ। उसने लाइट ऑन की तो धारा वहां न देख उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह खुद से बातें करती हुई इधर उधर टहलने लगा। ये लड़की भी ना दिन ब दिन अपने मन की हो जा रही है। इतनी रात के गए बाहर कहाँ चली गई ये लड़की? मैं सम्यक से पूछूं जाकर। ऐसे ही बातों में वो खुद को और परेशान कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो सम्यक का रूम में गया तो सम्यक भी उसे नहीं दिखा। ये भी गायब है। दोनों गद्दे कहाँ चले गए? हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। कहीं ये लोग किसी मुसीबत में ना हो। कुछ बुरा होने के ख्याल से विवान फौरन घर के कपड़ों में ही अपनी कार से उन लोगों को ढूंढने निकल गया। पहाड़ी पर ब्लैक सैंडो, तू मुझे कुत्ता बोला था ना? अब देख, खुद की लाचारगी पर मेरे पैरों पे पड़ी है तू। मुझ पर हाथ उठाया था ना तूने। इतना बोलकर उसने धारा को बेतहाशा डंडे से मारना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर पर लाल नीले निशान उभर आए थे। उसने आगे कहा, मैंने कहा था ना मुझे, तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरा अंतिम समय आ गया है लड़की। उसने धारा पर गन तानी और गोली सीधा उसके दिल की ठीक ऊपर लगी। धारा उस वक्त अपनी सारी ताकतें खो चुकी थी। इतना सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि धारा को संभालने का मौका नहीं मिला। उसे लगा कि आज सच में उसका आखिरी दिन है। अपने और विवान के हसीन पलों को याद करके उसकी आंखें भर आई और दिल से बस एक ही आवाज आई, विवान। उसके बाद धारा बिल्कुल बेजान सी वहीं पड़ी रही और वहां से विवान की दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। विवान के मुंह से बस एक शब्द निकला, धारा। ब्लैक सैंडो उसके आगे कुछ कर पाता उसके पहले सम्यक और विवान की गाड़ी आमने सामने उस पहाड़ी पर आ रुकी। दोनों ही तेजी से गाड़ी से उतरे। वहां तीसरी गाड़ी को देखकर सम्यक का दिमाग खराब हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, धारा। विवान ने पहाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। उसने पीछे सम्यक ने भी। वहां ब्लैक सैंडो को कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने वह गन वहीं छोड़ दी और दूसरे रास्ते के सड़क पर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। विवान और सम्यक धारा के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर दोनों ने अपनी आपा खो दिया। बेहिसाब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे।